गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8। सब्जेक्ट हमारा एसएसटी और चैप्टर है हमारा 12। देखिए, इससे पहले सभी चैप्टर हम कर चुके हैं अच्छे से और उनके नोट्स भी हमने काम भी हमने कर लिया है नोट्स द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 नाम है हमारा उपनिवेशवाद तथा जातीय जनजातीय समाज। देखिए, जनजाति होती कौन सी है? जो हमारी किसी एक पर्टिकुलर जगह में रहती है, जैसे हम थोड़ी कम उनकी आबादी होती है, तो वो हमारी जनजाति होती है। देखते हैं इसमें जनजातियों की संख्या प्रत्येक स्थान पर भिन्न है। उदाहरण के लिए यह उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में 90% से अधिक है, जबकि मध्य भारत में 10% से भी कम है। देखिए, हमारे यहाँ जो इस समय मध्य भारत है, यहाँ पर ये जो जनजातियाँ होती हैं ये कम पाई जाती हैं, तथा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इससे भी कम है। सबसे अधिक बहुसंख्यक जनजाति गोंड लगभग 90 लाख, भील लगभग 75 लाख, संथाल लगभग 50 लाख तथा मिजो लगभग 22 लाख है। आपको इसमें 4 जनजाति बताई गई हैं मेन। कौन सी? एक तो गोंड है, भील है, संथाल है और मिजो है। जो सबसे अधिक जनजाति मतलब की जनसंख्या है वो गोंड की है। इनकी अपनी अलग संस्कृति होती है, मतलब कि इनकी जो जीवन शैली होती है वो हम लोगों से थोड़ी भिन्न होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, जनजातीय समाज की जीवन शैली, सांस्कृतिक तथा अर्थव्यवस्था। किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह को कुछ निश्चित विशेषताओं के आधार पर जनजाति के रूप में नामांकित किया गया है। देखिए, जो जनजाति होती है वो एक विशेष स्थान पर रहती है, उनका अपना अलग कल्चर होता है, उनका रहन सहन थोड़ा हमसे अलग होता है। इन विशेषताओं में भाषा, सामाजिक समुदाय, धार्मिक संबंध, प्रथाएं, आर्थिक स्वरूप, भौगोलिक स्थिति तथा उनके जो स्वयं की पहचान सम्मिलित है। ये जनजातियां विभिन्न उपभाषाएं बोलते हैं, जो अधिकांश प्राथमिक प्रकृति की है। इसमें धार्मिक संबंध कुछ निश्चित देशों में है, यद्यपि इनमें बहुत से लोग हिंदू या उच्च धर्मों का पालन करते हैं। ये कुछ ऐसी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं जो साधारण लोगों के लिए विचित्र होती है, लेकिन जनजातियां इन प्रथाओं का निर्वाह उत्साह से करती है। जनजातियां मुख्यतः घने वन अथवा पहाड़ों पर निवास करती है। इनकी सामान्यतः देश के अन्य भागों तक पहुंच नहीं होती। लोग राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत बहुत कम आते हैं। जनजातीय समुदाय काफी हद तक कुछ वस्तुओं को, जैसे नमक, लोहे के उपकरण आदि को छोड़कर आत्मनिर्भर होते हैं। देखिए, ये अपने जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है ये उनको खुद बनाते हैं। इनकी आवश्यकताएं थोड़ी कम होती है। ये जो बाह्य समाज है, मान लीजिए राजनीति हो गया या ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है, इनसे थोड़ा अलग रहते हैं। इनका रहन सहन बिल्कुल हाँ अलग होता है। इन वस्तुओं को ये बाहरी क्षेत्र से बहुत कम स्रोतों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि, शिकार, मछली पकड़ने तथा खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने पर आधारित होती है। ये भेड़, बकरी आदि पशु पालते हैं। इनकी आवश्यकताएं स्थानीय संसाधनों पर आधारित होती है। इनकी कृषि प्रणाली प्राथमिक प्रकृति की होती है। यह अधिकांश काट व दाह तकनीक अपनाते हैं। देखिए, काट व दाह तकनीक आपने इससे पहले पढ़ी होगी। ये क्या तकनीक होती है? इसमें जो ये जनजाति के लोग होते थे, जहाँ ये रहते थे उस भूमि पर इनका पूर्णतः स्वामित्व होता था। ये उस भूमि के अधिकारी माने जाते थे। ये उस भूमि का कोई सा भी हिस्सा अपने लिए प्रयोग कर सकते थे। में ये उन वनों को काटते थे, एक पर्टिकुलर जगह की सफाई करके उस पर ये खेती करते थे, और जब उस खेती को फसल को प्राप्त कर लेते थे, वहाँ से अपनी फसल को काटकर वो किसी और स्थान पर खेती करना प्रारंभ कर देते थे और उस स्थान को कुछ सालों के लिए, दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते थे। तो ये जो होती है हमारी काट व दाह तकनीक होती है, क्योंकि ये बची जो उस खेती को वहाँ पे जला देते थे, ताकि जो उसकी राख है वो एक उर्वरकता के रूप में काम कर सके। जिसमें वे किसी भूमि को साफ करके कुछ वर्षों तक कृषि करते थे, तब बाद में इसे छोड़कर भूमि के अन्य भाग को कृषि करने के लिए साफ करते थे। इन जनजातियों के घर सामान्यतः पेड़ों के मध्य बने होते हैं। इनका फर्श पत्थरों का अथवा मिट्टी से पुता होता है। इनके घरों की दीवारों की मिट्टी तथा छतें घास फूस की बनी होती हैं। जनजातियों के सामाजिक इकाई सामान्यतः परिवार होता है।
जिसमें स्त्रियां अहम भूमिका निभाती हैं। स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं और कभी-कभी पुरुषों की तुलना में समाज का अधिक महत्वपूर्ण अंग बन जाती हैं। इसमें इनमें स्त्रियों को श्रमिक माना जाता है, इसलिए पुरुषों के लिए गर्व का विषय होता है कि उनकी 2 या 2 से अधिक पत्नियां हों। यही कारण है कि बहुविवाह तथा दुल्हनों के बेचने की प्रथा जनजातियों में प्रचलित है। अब आता है 19वीं शताब्दी में जनजातीय समाज। वर्तमान समय में जनजातियों की जीवन शैली में कुछ बदलाव निश्चित रूप से आ गए हैं, किंतु अधिकतर लोग आज भी अपनी प्राचीन प्रथा तथा जीवन शैली का अनुकरण कर रहे हैं। वे आज भी पिछड़े तथा 19वीं शताब्दी में वे और भी अधिक असभ्य थे, क्योंकि उनके जीवन में किसी बाहरी प्रभाव का कोई दखल नहीं था। देखिए, इसमें बताया गया है वर्तमान समय में जो जनजाति के लोग हैं वो कुछ उनमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। जिस तरीके से जो गांव थे वो शहरों के संपर्क में आके उनमें तरक्की हो रही है, ऐसी जनजाति के जो लोग हैं उनका जो एरिया है वो शहरों के टच में या फिर किसी ऐसे स्थान के टच में आ रहा है, जिससे उनके रहन सहन में, जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिशों ने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। देखिए, अब यहाँ पे जो जनजातियों के जनजीवन के बारे में बताया गया है वो बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उन्होंने जो जनजाति थी भारत की, उन पे भी किस तरीके से प्रभाव डाला। क्योंकि उनकी लालसा संतुष्ट नहीं हुई थी, इसलिए वे अन्य क्षेत्रों की खोज करने लगे ताकि अपने फायदे के लिए उनका दोहन कर सके। इस खोज में उनकी दृष्टि वन संसाधन पर पड़ी, जहां जनजातियां परंपरागत रूप से रहती थी। वे इन जंगलों को नकदी फसल की खेती के लिए उपयोग करना चाहते थे। जनजातियां परंपरागत रूप से जिस क्षेत्र पर निवास करती थी उस पर अपना अधिकार बनाए रखती थी। ब्रिटिशों ने इनके उस अधिकार में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इससे जनजातियों में असंतुष्टि की भावना उभरने लगी। वे किसी अजनबी के संपर्क में आना कम पसंद करते थे, इसलिए भारत में विभिन्न भागों में अनेक विद्रोह होने लगे। अब है हमारा जनजातीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। जनजातीय अन्य लोगों से अलग थी तथा इनकी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी, इसलिए इन्होंने अपने जीवन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध किया। वे अपनी जीविका के लिए मुख्यतः कृषि, वन उत्पादन तथा खनिज पर निर्भर थे, जो बहुत ही प्राचीन तरीकों से प्राप्त किए जाते थे। जब ब्रिटिशों ने वन तथा भूमि के उनके अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया तो उनके पास अन्य जीविका खोजने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं बचा। ब्रिटिशों ने उन्हें उनके भूधारण अधिकार से वंचित कर दिया, जिससे उनका स्तर गिरकर भूधारण से श्रमिक का हो गया, जो फसलों की हिस्सेदारी करते थे। फसलों व वन उत्पादों का बड़ा हिस्सा ब्रिटिशों तथा उसके बिचौलियों द्वारा ले लिया जाता था। प्राकृतिक कारकों पर निर्भर होने के कारण फसलें अधिकांश खराब हो जाती थी, जिससे जनजातियों की स्थिति और निम्न होती चली गई। ब्रिटिशों द्वारा अधिकृत भूमि का उपयोग नील, जूट तथा अफीम की खेती के लिए किया जाता था, जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति नष्ट कर दिया था। इस प्रकार ब्रिटिशों द्वारा हर संभव तरीके से जनजातियों का शोषण किया गया। देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि ब्रिटिश क्या करते थे, जो उनकी काट तथा दाह की तकनीक थी उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जो जनजातियों की भूमि पर अधिकार था वो ख़त्म कर दिया था और वो मजबूर करते थे नील तथा जूट अफीम की खेती के लिए। ब्रिटिशों द्वारा अधिकृत भूमि का उपयोग नील, जूट तथा अफीम की खेती के लिए किया जाता था, जिसने भूमि की उर्वरता शक्ति को नष्ट कर दिया। इस प्रकार ब्रिटिशों द्वारा हर संभव तरीके से जनजातियों का शोषण किया गया। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिशों ने जनजातियों की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया तब वे आय तथा मानव संसाधन की दृष्टि से और दिन हो गए। देखिए, क्या हुआ, ब्रिटिशों के संपर्क में आने से जो जनजाति थे उनकी जो अर्थव्यवस्था और भी खराब होती चली गई। निर्माण कार्य जैसे बांध व सड़कें बनवाना, रेलवे लाइन बिछवाना तथा अन्य आर्थिक कार्य जैसे खाने खुदवाना आदि जनजातीय संसाधनों के ह्रास का कारण बने, जिसके फलस्वरूप उनमें भुखमरी तथा गरीबी फैल गई। मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी, जिससे उनके अस्तित्व पर विनाशकारी प्रभाव डाला। नेक्स्ट है हमारा जनजातीय समाज में परिवर्तन। अब किस तरीके से जनजातीय समाज में परिवर्तन आया वो पढ़ेंगे हम।
यद्यपि जनजातियों ने अपने जीवन में किसी भी प्रकार के भारी हस्तक्षेप का विरोध किया, किंतु वे ब्रिटिशों के समक्ष सफल नहीं हो सके। भारी समाज के साथ संपर्क ने उनकी प्रथाओं, परंपराओं तथा संस्कृतियों पर भी प्रभाव डाला। देखिए, जो जनजाति के लोग थे वो अपने में खुश थे, वो अपनी सभ्यता का पालन करते थे, लेकिन जब ब्रिटिशों ने उनके जीवन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया तो उन्होंने विद्रोह किया, लेकिन वो उसको ज़्यादा दिन तक वो उसमें सफल नहीं हो पाए और ब्रिटिशों ने उनके जीवन पे भी गहरा प्रभाव डाला, जिससे उनके आपने पढ़ा कि भुखमरी वगैरह उन्हें सामना करना पड़ा और उनकी जो प्रथाएं थी, परंपराएं थी, उन पे भी जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका प्रभाव पड़ा। भारी समाज के साथ संपर्क में उनकी प्रथाएं, परंपराओं तथा संस्कृतियों पर भी प्रभाव डाला। उन्होंने नए नए विषयों में जानकारी प्राप्त की, साथ ही शिक्षा के महत्व को भी समझा, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें कुछ लोगों के ने प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त की। इसी समय ईसाई मिशनरी जनजातियों को धन, भूमि तथा सामाजिक स्तर उपलब्ध कराने के वादे करके ईसाइयों में परिवर्तन कर रही थी। देखिए, आपने सुना होगा आज भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो हमारे धर्म को परिवर्तन के लिए हमें उकसाते हैं या फिर हमारा माइंड को जो हमारा दिमाग है उसे बदलने की कोशिश करते हैं। उस समय जब ब्रिटिश काल था तो एक ईसाई मिशनरी थी, वो क्या करती थी, लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का काम करती थी। वो उन्हें धन, भूमि तथा सामाजिक स्तर मतलब कि ऊंचा उठाने के वादे करके उन्हें स्थायी धर्म में परिवर्तन करती थी। जो उनके जो वादे होते थे वो अधिकांश झूठे होते थे, जिस कारण उस टाइम पे लोगों को निराशा का सामना करना पड़ता था। चलिए हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके द्वारा किए गए अधिकांश वादे पूरे नहीं किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप जनजातियों में निराशा छा गई, इसलिए वे अपने वंश तथा हिंदू धर्म में प्रत्यावर्तित हो गए। हम बिरसा मुंडा के जीवन में इसे यथार्थ रूप से देख सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हमने पढ़ा कि जनजातीय समाज में कौन कौन से परिवर्तन हुए, उनका 19वीं शताब्दी में उनके कैसा जीवन था और समाज में मतलब कि ब्रिटिश जब उनके लाइफ में आए तो किस प्रकार से उसको उन्होंने प्रभाव डाला। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।